नमस्ते। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो 10वीं कक्षा की मराठी की किताब से है। कविता का नाम है 2 दिन, यानी 2 दिन। पर ये सिर्फ एक कविता नहीं है। ये तो जैसे मुंबई की किसी चौल में, किसी मिल की चिमनी के धुएं में पसीने से लिखी गई एक जिंदगी की डायरी लगती है। हाँ, एक ऐसी डायरी जिसे लिखने वाले ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि खुद जिया है। और हमारे पास जो ये पन्ना है ना, इस पर देखिए किसी ने पेंसिल से कुछ शब्द लिखे भी हैं। गरीबी, दुख, कष्ट, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इस कविता के दरवाजे की चाबियां हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस कविता का मतलब समझना नहीं है, बल्कि उस दुनिया में उतरना है जहां से ये निकली है। हम कवि नारायण सुर्वे की कहानी से शुरू करेंगे, फिर उनकी कविता की एक एक परत खोलेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों, मतलब दशकों बाद भी ये कविता महाराष्ट्र के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। इसका ऐसा क्या सार है जिसे पकड़ना जरूरी है? बिल्कुल, हमारा लक्ष्य यही है कि इस चर्चा के बाद ये कविता सिर्फ परीक्षा के लिए याद की जाने वाली कुछ पंक्तियां ना रह जाए, बल्कि एक अनुभव बन जाए। तो चलिए उस इंसान से शुरू करते हैं जिसने इसे लिखा है। परिचय में नाम है नारायण सुर्वे। ये सिर्फ एक कवि नहीं थे, इनकी अपनी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बिल्कुल, नारायण सुर्वे, जिनका जन्म 1926 में और मृत्यु 2010 में हुई, उन्हें कामगारों का कवि या लोगों का कवि कहा जाता है। और ये कोई एकेडमिक टैग नहीं है, ये उनकी सच्चाई थी। वो अनाथ थे, सड़क पर पले बढ़े और उन्हें एक मिल मजदूर ने गोद लिया था। उन्होंने कभी कोई औपचारिक मतलब फॉर्मल शिक्षा हासिल नहीं की। वो होटलों में बर्तन साफ करने से लेकर मिल में काम करने तक हर तरह की मजदूरी करते हुए बड़े हुए। अच्छा, तो जब वो एक मजदूर के दुख की बात करते हैं तो वो कोई कल्पना नहीं कर रहे होते, वो तो अपनी ही कहानी सुना रहे होते हैं। ताकत है। उनका विश्वविद्यालय कोई कॉलेज नहीं था, मुंबई की सड़कें और मिलें थीं। उनकी कविताओं में जो दर्द है, जो गुस्सा है, जो स्वाभिमान है, वो सब उन्होंने अपनी जिंदगी से ही सीखा है। ऐसा गामी भ्रम, माझे विद्यापीठ जैसी उनकी रचनाएं इसी अनुभव की आग से निकली हैं। और 2 दिवस शायद उस आग का सबसे सीधा और सबसे सरल बयान है। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ कविता की पहली पंक्तियों पर आते हैं। 2 दिवस वाट पाहण्यात केले, 2 दुःखात गेले। 2 दिन इंतजार में गए, 2 दिन दुख में गए। ये सुनने में तो 4 दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ बात शायद दिनों की गिनती की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कवि के जीवन का पूरा हिसाब है। एक बहुत ही, कह सकते हैं, संक्षिप्त बैलेंस शीट है। सोचिए, एक मजदूर का पूरा जीवन कितना छोटा और सीमित होता है। सुर्वे कह रहे हैं कि उस छोटी सी जिंदगी को भी अगर मैं बांटूं तो उसका आधा हिस्सा वाट अहानियत यानी अच्छे दिनों के इंतजार में निकल गया। इंतजार? किस चीज का इंतजार? बेहतर मजदूरी का, एक पक्के घर का, बच्चों की अच्छी पढ़ाई का। बस एक उम्मीद कि कल आज से बेहतर होगा। और बाकी का आधा? बाकी का आधा दुखात, यानी आज की सच्चाइयों को, आज के दुखों को सहने में निकल गया। तो इस हिसाब में सुख या खुशी के लिए कोई जगह ही नहीं है। जिंदगी सिर्फ 2 हिस्सों में बटी है, भविष्य का इंतजार और वर्तमान का दुख। ये पहली 2 पंक्तियां ही मतलब पूरी कविता की नींव रख देती हैं। हाँ, ये तो शुरुआती बहुत निराशाजनक है। और अगली पंक्ति है, हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे। अब मैं हिसाब लगा रहा हूं कि सर पे और कितनी गर्मियां बची हैं। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। हिसाब तो पैसों का होता है या बची हुई चीजों का। कोई अपनी बची हुई मुश्किलों का हिसाब क्यों लगाएगा? पर इस कविता की गहराई छिपी है। देखिए, ये कोई फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, ये एक थके हुए इंसान का एक मानसिक लेखा जोखा है। जब आप जानते हैं कि भविष्य में भी सिर्फ मुश्किलें ही आनी हैं, तो आप एक तरह से खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगते हैं। अच्छा। और उन्हाड़े यानी गर्मियां शब्द का चुनाव भी कमाल का है। भारत में गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये मजदूर के लिए सबसे क्रूर समय होता है। हाँ, जब काम सबसे ज्यादा थकाता है। बिल्कुल, शरीर से सबसे ज्यादा निचोड़ता है और मजदूरी उतनी ही रहती है। सुर्वे ने एक शब्द में पूरे वर्ग के शारीरिक और आर्थिक शोषण को पकड़ लिया है। ये उम्मीद का नहीं, बल्कि बची खुची सहन शक्ति का हिसाब है। मतलब ये एक तरह की तैयारी है कि अभी और कितना झेलना बाकी है। इसके बाद कविता का मिजाज थोड़ा बदलता है। प्रकृति का जिक्र आता है। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुल्ले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। सैकड़ों बार चांद आया, तारे खिले, लेकिन ये आखिरी लाइन तो सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल,
यहाँ कवि एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया में खूबसूरती की कोई कमी नहीं थी। आसमान में चांद भी निकला, तारे भी खिले, नशीली रातें भी आईं, प्रकृति अपना काम कर रही थी, लेकिन एक मजदूर वो इन सब चीजों से पूरी तरह कटा हुआ है। तो उस खूबसूरती को देख ही नहीं पाता, महसूस ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी ऊर्जा कहीं और लगी हुई है। बिल्कुल। उसकी पूरी जिंदगी भाखरी चा चंद्र यानी रोटी का चांद खोजने में ही बर्बाद हो गई है। ये शायद पूरी आधुनिक मराठी कविता की सबसे शक्तिशाली और दिल पर चोट करने वाली कल्पना है। रोटी का चांद। कवि ने रोटी को चांद कह दिया। क्यों? क्योंकि जैसे आसमान का चांद सुंदर है, गोल है, लेकिन बहुत दूर है, उसे छुआ नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह एक मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी भी उतनी ही जीवन देने वाली, उतनी ही जरूरी और अक्सर उतनी ही पहुंच से दूर होती है। तो जब पेट में रोटी का चांद पाने की जंग चल रही हो, तो आसमान के चांद को कौन देखेगा? ये एक ऐसी पंक्ति है जो छात्रों को परीक्षा में समझाने के लिए जरूर पूछी जा सकती है। ये मजदूर के जीवन की पूरी त्रासदी को एक लाइन में कह देती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे एक बुनियादी जरूरत को पूरा करने का संघर्ष इंसान को इंसानियत की दूसरी खूबसूरत चीजों से काट देता है। जिंदगी जीने और जिंदा रहने का फर्क यहाँ एकदम साफ दिखता है। इसके बाद कवि अपने सबसे बड़े औजार अपने हाथों पे आते हैं। हे हाथ, माजे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणस राहिले। ये मेरे हाथ ही मेरा सब कुछ है, लेकिन गरीबी के पास गिरवी रखे हैं। इन पंक्तियों में एक साथ गर्व भी है और बेबसी भी है। गर्व इस बात का कि एक मजदूर की असली पूंजी, उसकी पहचान, उसका सब कुछ उसके हाथ ही है। सही बात है। इन्हीं हाथों से वो बनाता है, कमाता है, जीता है। लेकिन बेबसी इस बात की है कि वो इन हाथों का मालिक होकर भी मालिक नहीं है। उसके हाथ दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, गरीबी के पास गिरवी हैं। उसे अपनी मेहनत, अपना श्रम, अपनी ताकत मजबूरी में बेचनी पड़ती है। और वो आगे कहते हैं, कभी मान ऊंचा ओलेले, कभी कलम झालेले पाहिले। मैंने इन हाथों को कभी सम्मान से सर उठाते देखा, तो कभी कलम होते हुए। कलम होना, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है यहाँ? कलम होना मतलब कट जाना या झुक जाना। तो कवि कह रहे हैं कि इन्हीं हाथों ने जब कुछ अच्छा बनाया, कुछ हासिल किया, तो स्वाभिमान से मान ऊंचाव ले यानी सिर ऊंचा उठा। लेकिन ज्यादातर समय ये हाथ कलम झाले ले यानी लाचारी और मजबूरी में झुककर अपने दुख भरी नियति लिखते रहे, जैसे कोई झुकी हुई कलम कागज पर लिखती है। ये हाथों के 2 बिल्कुल विपरीत रूप हैं, एक स्वाभिमानी निर्माता का और दूसरा एक मजबूर मजदूर का। ये बहुत ही भावनात्मक तस्वीर है। और भावनाओं की बात करें तो अगली पंक्तियों में आंसुओं का जिक्र है। हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहायास धावून आले। यहाँ जीवन की कठोरता और भी गहरी हो जाती है। वो कहते हैं कि काम और संघर्ष का बोझ इतना था कि हर बार आंसू पहुंचने तक का समय नहीं मिला। मतलब रोने की भी फुर्सत नहीं थी। हाँ, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। कुछ पल ऐसे भी आए जब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, कोई सहारा नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। तब आंसू ही उनके दोस्त बन गए। हाँ, अश्रुच मित्र होन, आंसू ही दोस्त बनकर सहायास धावन आले, मदद के लिए दौड़ कर आए। ये बात सोचने वाली है। आमतौर पर हम आंसुओं को कमजोरी की निशानी मानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ सुरवे उसे एक ताकत, एक साथी की तरह देख रहे हैं। जब दुनिया में कोई दोस्त नहीं बचा, तो आंसुओं ने ही मन का बोझ हल्का करके दोस्ती निभाई। ये अकेलेपन की पराकाष्ठा है। ये तो दुख को देखने का नजरिया ही बदल देता है। एग्जैक्टली। अब हम कविता के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां मुझे लगता है कि कवि अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर एक बड़ी बात कहते हैं। दुनियाचा विचार हर घड़ी केला अगा जगमय झालो। बिल्कुल। यहाँ आकर कविता का दायरा अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। कवि अब सिर्फ मैं की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं, मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि दुनिया के बारे में सोचा। कौन सी दुनिया? अपने जैसे करोड़ों मजदूरों की दुनिया, शोषितों की दुनिया। और ऐसा सोचते सोचते अगा जगमय झालो, मैं खुद ही दुनिया का हिस्सा बन गया। मेरा दुख सिर्फ मेरा नहीं रहा, वो पूरी दुनिया का, पूरे वर्ग का दुख बन गया। ये चेतना का विस्तार है। और इसी चेतना से उन्हें एक नई सीख मिलती है। दुख पेलावे कसे पुनः जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। दुख को कैसे झेलना है और फिर से कैसे जीना है, मैं इसी स्कूल में सीखा। और ये स्कूल कौन सा है?
ये जीवन का स्कूल है, संघर्ष का स्कूल। वो कह रहे हैं कि मुझे किसी किताब ने या टीचर ने नहीं सिखाया, मुझे मेरी जिंदगी ने, मेरे अनुभवों ने सिखाया है कि दुख को कैसे पचाना है और गिरने के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। हाँ, ये अकादमिक ज्ञान के ऊपर अनुभव से मिले ज्ञान को स्थापित करता है। छात्रों के लिए ये समझना जरूरी है कि कवि के लिए असली पाठशाला उनका जीवन ही था। और फिर कविता की आखिरी और सबसे दमदार लाइन आती है, जो तो भट्टीत शेखावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले। ये एक शानदार उपमा है। झौत भट्टी होती है लोहे को पिघलाने वाली फर्नेस, जिसमें आग धधकती है। कवि कहते हैं जैसे उस आग की भट्टी में लोहे को तपाकर मजबूत फौलाद बनाया जाता है, वैसे ही मेरा जीवन भी संघर्ष और दुखों की आग में अच्छी तरह सिंक गया है। छान शेकले मतलब अच्छी तरह सिंक गया। हाँ, और ये शब्द बहुत जरूरी है। इसमें कोई शिकायत या अफसोस नहीं है, बल्कि एक तरह की स्वीकृति है, एक गर्व का भाव है कि मैं इन सब से गुजर कर बना हूं। हाँ, एक तरह का डिफायंस है कि तुमने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं फौलाद बन गया। कविता की शुरुआत जिस निराशा और थकावट से हुई थी, उसका अंत एक मजबूत, सहनशील और तपे हुए इंसान की तस्वीर के साथ होता है। जीवन के कष्टों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें घड़ा है। बिल्कुल। तो ये कविता एक मजदूर की पूरी जिंदगी को एक फौलाद बनने की प्रक्रिया की तरह देखती है। ये बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में मतलब इसका रस ग्रहण या अप्रिसिएशन कैसे लिखे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, रस ग्रहण को रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अगर हम इसके मुख्य हिस्सों को देखें, पहला तो है केंद्रीय कल्पना यानी सेंट्रल आइडिया। वो ये है कि ये कविता एक मजदूर के संघर्ष भरे जीवन का सच्चा और दर्दनाक चित्र खींचती है, जहां जिंदगी इंतजार और दुख में बटी है। ठीक है। दूसरा है इसका संदेश या मैसेज। संदेश ये नहीं है कि जीवन दुख भरा है, बल्कि ये है कि जीवन के यही दुख और संघर्ष इंसान की असली पाठशाला होते हैं, जो उसे मजबूत बनाते हैं और जीना सिखाते हैं। और इसकी सबसे यादगार तस्वीर या पंक्ति वो है भाकरीचा चंद्र। ये इस कविता की आत्मा है। ये कल्पना मजदूर की बेबसी को इतने असरदार तरीके से दिखाती है कि ये हमेशा के लिए याद रह जाती है। सही है। अगर किसी छात्र को कोई एक पंक्ति चुननी हो जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आई, तो ये सबसे स्वाभाविक चुनाव है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये कविता खास क्यों बन जाती है? ये खास इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही सरल, सीधी भाषा में बहुत गहरी बात कहती है। इसमें बड़े बड़े मुश्किल शब्द नहीं है। ये एक आम इंसान की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है, और ये हमें समाज के उस वर्ग के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिनके श्रम पर हमारी दुनिया टिकी है। ये कविता पढ़ने के बाद आप एक मजदूर को सिर्फ एक मजदूर की तरह नहीं देख पाते, आप उसकी कहानी महसूस करने लगते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। तो कविता की समझ उसकी केंद्रीय कल्पना और भाकरीचा चंद्र या जोत भट्टी जैसी कल्पनाओं को समझाना ही मुख्य प्रश्न होंगे। बिल्कुल। सवाल चाहे कोई भी हो, कवि के हाथों का क्या मतलब है, या उन्होंने जीवन को पाठशाला क्यों कहा, अगर कविता का ये मूल भाव समझ आ गया तो जवाब अपने शब्दों में आसानी से लिखा जा सकता है। तो दोन दिवस सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, ये इंसान की सहनशीलता, उसके संघर्ष से मिली ताकत और अनुभव से मिली शिक्षा की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि असली ज्ञान सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारों में नहीं मिलता। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। नारायण सुर्वे ने ये कविता कई दशक पहले आजाद भारत के शुरुआती दौर में लिखी थी। ये उस समय के एक मजदूर का जीवन था। आज जब हम अपने चारों ओर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर, किसी फैक्ट्री में या हमारे घरों में काम करने वाले लोगों को देखते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि तब से लेकर आज तक एक कामगार के जीवन में क्या बदला है और क्या है जो आज भी नहीं बदला। क्या आज भी किसी की जिंदगी रोटी का चांद खोजने में ही तो नहीं गुजर रही? एक जरूरी सवाल जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।